मेरा शौहर जमालुद्दीन एक बैंक में चपड़ासी है। इस महंगाई के जमाने में ये मामूली सी नौकरी जीने का सहारा बनी हुई थी। वरना जिस घर में 10 आदमी खाने वाले हों, ये चंद हजार चुटकी होकर रह जाते हैं। और इस पर कयामत ये कि जमालुद्दीन कभी घर के मामलात में संजीदा नहीं हुआ। मुझसे इसकी शादी जबरदस्ती की तो थी नहीं कि जबरन भुगत रहा हो। मेरे घर के 100 फेरे लगाए थे तब मेरे अब्बा राजी हुए थे। वरना उस वक्त तो मेरा फूफीजाद भाई मेरे वास्ते पागल बना हुआ था कि शादी होगी तो जमीला से, वरना मैं मर जाऊंगा। जमालुद्दीन से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। मेरे अब्बा के दोस्त का बेटा था, हैदराबाद से आया था। अब्बा की कोशिश से बैंक में चौकीदारी मिल गई, तरक्की करके चपरासी हो गया। यूनिफॉर्म मिल गया तो इसके तो अंदाज ही बदल गए। बाबुओं की तरह कलफ लगे साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर से निकलता तो गली की लड़कियां दरवाजे के पट खोल खोल कर झांकने लगती। वर्जिशी जिस्म था, अकेली जान थी, खाना पीना अच्छा था। अब्बा ने ऊपर की कोठरी इसे किराए पर दे दी थी। खाना हमारे घर से जाने लगा था। मुझे वो अच्छा तो लगता था, मगर ऐसा भी नहीं कि इसके सिवा किसी और से शादी न करने की कसम खाती। कभी कभी सामना हो जाता तो घबराकर दुपट्टा ठीक करने लगती और जमालुद्दीन कहता कि मुझे तेरी ये अदा लूट गई। अब्बा से मेरा रिश्ता मांगा। अब्बा के लिए वो गैर नहीं था, मगर वो फिर भी अपनी लड़की को बरादरी में ब्याना चाहते थे। हीले बहाने करके इसे टालना चाहा, मगर वो तो गूंद की तरह चिपक गया। अब्बा इनकार करते तो वो 100 दफा इनके पांव दाबता। अब्बा को खबर थी कि इनकी बहन का बेटा मेरे लिए जान की बाजी लगाए हुए है। वो इस रिश्ते से खुश तो नहीं थे, क्योंकि अपने बहनोई से इनकी लड़ाई रहती थी, लेकिन ये भी नहीं चाहते थे कि लड़की को गैरों में ब्याते। बड़े झगड़े हुए। जमालुद्दीन ने खुदकुशी का ड्रामा रचाया। इधर मेरी फूफीजाद भाई ने एक प्रोपागंडा सा उठा लिया कि जमीला से जिसका रिश्ता हुआ इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बड़ी लंबी कहानी है, समझ नहीं आता मुझ में ऐसी क्या बात थी जो दोनों आदमी जान दिए जा रहे थे। खैर, जमालुद्दीन से मेरा निकाह हो गया। बड़े झगड़े उठे, लाठियां तक चल गईं, मगर तकदीर में जमालुद्दीन ही लिखा था। इसके पल्ले बंध गई। शादी के बाद सब आशिक ठंडे पड़ गए और मैं जमालुद्दीन की जोजा कहलाने लगी। मेरे वो दिन बड़े अच्छे गुजरे। बैंक से क्वार्टर मिला, छोटे से घर को मैंने जन्नत बना दिया। जमाल शुरू में बड़ा अच्छा शौहर था, मगर जब ऊपर तले 8 बच्चे हुए तो वो मुझसे पहले जैसा ना रहा। मुझे अब फिक्र भी किसकी थी। बच्चे ऐसा बंधन होते हैं कि औरत मर्द से गाफिल हो जाती है। मैं इन जिम्मेदारियों में उलझ गई। बच्चों को पालना रात दिन का सुख चैन गारत कर देता है। अपना आप किसे याद रहता है। फिर शादी के पूरे 16 बरस बाद मुझे अचानक पता चला कि जमालुद्दीन मुझसे बहुत दूर हो गया है। इतना दूर कि अब मेरा इसे जमालू कहकर बुलाना भी बुरा लगने लगा। कैसा खुदगर्ज होता है ये मर्द भला। ये बच्चे मैं अपने मायके से लाई थी, उसी के दिए हुए तोहफे थे ना, उसी की जात के टुकड़े थे, जिन्हें पालने पोसने की जिम्मेदारी मुझे औरत होने के नाते निभाना थी। इन जिम्मेदारियों को पूरा करो तो वो उकता कर चल देता है। मैं हैरान थी कि औलाद के जवान होने पर ये अचानक कैसे बदल गया। घर में आता तो मुंह फूला फूला होता, खाने का पूछती तो बेजारी से कहता खाकर आया हूँ। 5 बजे सारे बैंक बंद हो जाते हैं, मगर ये रात 11 बजे से पहले नहीं आता था। सबसे छोटी बच्ची अभी 4 बरस की थी और वो मुझे बड़ी भी कहने लगा था। आखिर में औरत जात थी डर गई, क्योंकि वो अब भी पहले जैसा कड़ियल जवान था। वो पहले जैसा खूबरू नहीं रहा था। रंगत खासी झुलस गई थी, मगर चलने फिरने में अभी भी जवान लगता था। मैंने जरा खोज लगाया तो सर पीट लिया। बराबर वाले मोहल्ले की एक बेवा से इश्क की पींगे बढ़ा रखी थीं। जवान लौंडी थी, 17-18 साल की उम्र में बेवा हो गई। यूं वो इसकी बेटी के बराबर थी। अगर सहारा देना था तो बाप बनकर देता, मगर वहां तो मामला ही कुछ और था। लड़की का बाप अंधा था, बेवा होकर वो घर आ गई। माँ जिंदा ना थी, सर पर भाई का साया भी ना था। वो मुलाजमत के लिए निकली और जमालुद्दीन से इसकी टक्कर हो गई। वो तो अल्लाह भला करे मासी खैरा का। वो मोहल्ले की दाई थी। मेरे सारे बच्चे उसी के हाथों हुए थे। इसने मुझे खबर दी कि तेरा मियाँ बेवा औरत के घर जाने लगा है। लड़की का चलन अच्छा नहीं है। कल कला को मामला बिगड़ गया तो हाथ से जाता रहेगा। मैंने टो ली और बात सच निकली। ए मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया। मेरा बेटा तो खुद 17 बरस का होने वाला था। इस उम्र में मेरे मुंह पर कालक मलने की इसे क्या सूझी। मैंने एक दिन खुद इसका पीछा किया और ऐन उस वक्त जब वो इसके घर में घुसने वाला था, इसे आवाज दी। मेरी आवाज पर वो गड़बड़ा गया। कदम जमे के जमे रह गए। इतने में मैं पास आ गई और कंधा पकड़कर बोली,
यहाँ कौन सी तेरी माँ जाई रहती है? आहिस्ता बोल, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। ये मेरे दोस्त का घर है। तू यहाँ कैसे आई? मैंने आवाज और ऊंची कर ली। यहाँ तेरा कौन सा दोस्त रहता है? यहाँ तो मेरी सौतन रहती है। साफ साफ बोल, आज फैसला करने आई हूँ। जमालुद्दीन समझ गया कि अब झूठ बोलना फजूल है, क्योंकि मुझे सारे हालात मालूम हो चुके हैं। इसने मुझे बेदर्दी से घसीटा और अंदर ले आया और बोला, अगर शोर मचाया ना तो कत्ल कर दूंगा। खुद देख ले यहाँ कौन रहता है। अंदर आई तो अंधा बाप बैठा था। लड़की यकीनन छुप गई होगी या शायद घर में ना हो। जमाल कहने लगा, मैं तो इस बाबे की खिदमत करने आता हूँ। तू यूं ही दुनिया वालों के बहकाने में आ गई। उस वक्त चोर पकड़ा नहीं गया था, इसलिए मैं खामोशी से वापस हो गई। मगर एक दिन मेरे बड़े बेटे ने अपनी आंखों से अपने बाप को बाजार में उस औरत के साथ देख लिया। इसने मुझे बताया और हम दोनों माँ बेटे ने जमालुद्दीन को पकड़ लिया। ऐसी ऐसी सुनाई कि वो भी क्या याद करेगा। गुस्से में मुझे मारने को उठा। मेरा बेटा हमीद सामने आ गया और कहने लगा, अब्बा, जा तू इस औरत के साथ गुल छड़े उड़ा। मैं अपनी माँ को कमाकर खिलाऊंगा, मगर खबरदार जो मेरी माँ पर तूने हाथ उठाया। जमालुद्दीन बेटे के तेवर देखकर और बिगड़ गया। घर में वो उधम मचा कि सारे मोहल्ले में बात फैल गई। जमालुद्दीन गुस्से से घर से निकल खड़ा हुआ और एक हफ्ते तक घर में आया ही नहीं। परेशानी तो मुझे बहुत हुई। इसके दोस्तों से पता किया कि दफ्तर भी जाता है या नहीं। इत्तला मिली वो दफ्तर से भी गैर हाजिर है। मेरी तो तबीयत परेशान हो गई कि कहीं डूब ना मरा हो। उस डाइन के घर मालूम किया तो वहां ताला पड़ा था। ये खबर मोहल्ले वालों ने बताई कि उस औरत को वो लेकर हैदराबाद चला गया है। मैंने थाने में इसकी गुमशुदगी की इत्तला कर दी और ये भी बता दिया कि मुझे शुबा है कि फलां मोहल्ले की बेवा को लेकर ये भागा है। अगवा का केस था। हैदराबाद में जा पकड़ा। लड़की के एक दो रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया। इसका बूढ़ा बाप भीख मांगता था। वो इस मामले में चुप साध गया कि माजूर आदमी क्या बोलता। मैंने जमालुद्दीन के दफ्तर में इस वाक़े की इत्तला करा दी। थाने में भी इसकी खासी खिंचाई हुई। लोगों ने दरमियान में पड़कर हमारी सुलह कराई। लड़की को इसके दूसरे रिश्तेदार ले गए। वहां इसका किसी से निकाह करवा दिया। चलो, इस चुड़ैल से तो जान छूटी। मगर जमालुद्दीन का मिजाज तो और बिगड़ गया। रात को देर से आता, मुझसे सीधे मुंह बात ना करता। बड़े बेटे से तो अल्लाह वास्ते का बैर हो गया था इसको। वो मैट्रिक का इम्तिहान देकर कहीं मुलाजमत करना चाहता था। इसने अपनी सी कोशिश करके एक वर्कशॉप में मुंशीगिरी कर ली, मगर बाप ने इसके वास्ते कुछ नहीं किया। इसी तरह मुंह फैलाए रखा। मुझ पर बात बात पर बिगड़ता कि तू मेरी खुशियों की कातिल है। समझ नहीं आता था कि इसे कैसे सीधे रास्ते पर लाऊं। घर में बच्चे बड़े हो रहे थे। बेटी जवान थी, इसकी ब्याह की उम्र थी। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। जमालुद्दीन हर किसी से कहता फिरता कि दूसरा ब्याह करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे भिखारी से ही क्यों ना करना पड़े। मैंने यहाँ तक सुना कि दो चार घरों में इसने कोशिश भी की, लेकिन इन सब को पता चल गया था कि ये तो 8 बच्चों का बाप है और दिमाग इसका चल गया है। इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक फैमिली आकर रहने लगी। मियाँ बीवी, 2 जवान लड़के और एक लड़की। लड़के किसी फैक्ट्री में मुलाजिम थे। लड़की मैट्रिक का इम्तिहान दे रही थी। अच्छे भले लोग थे। मेरा इनके घर आना जाना हो गया। मुझे लड़की भली लगी। बातों बातों में हमीद के लिए इनकी रजा लेनी चाहिए। वो राजी हो गए। घर में आकर दबे लफ्जों में जमाल से जिक्र किया कि मैं हमीद का रिश्ता करना चाहती हूँ। वो तो जैसे भरा बैठा था। बोला, मेरी तरफ से तुम सब लोग मर गए हो। तुम सब जाओ जहन्नुम में। मुझसे तो कोई उम्मीद ना रखो कि तुम्हारे लाडले का ब्याह करूंगा। जमालुद्दीन का तो सचमुच दिमाग चल गया था। मैं चुप हो गई। दूसरे दिन लड़की वालों के घर गई और रो रो कर सारी बिपता सुनाई कि मेरा शौहर इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेता। घर में वो तनख्वाह का धीला तक नहीं देता। जब से हमीद को काम मिला था, इसने खर्चा देना बिल्कुल बंद कर दिया था। दिल भरा हुआ था। सारी हकीकत इन लोगों को बताई कि मैं क्या करूं। बेटी की शादी करना चाहती हूँ। शायद घर में बहू आ जाने से इसके दिमाग का खनास दादा बनने से दूर हो जाए। मगर ब्याह का खर्चा कैसे पूरा करूंगी? जमाल तो जरा दिलचस्पी नहीं ले रहा। लड़की की माँ हंसने लगी और कहने लगी, बहन, ये मर्द जात है ही ऐसी। मैंने तो सुना है कि वो किसी बेवा के चक्कर में भी था। जकिया के बाप बता रहे थे कि थाने तक नौबत जा पहुंची थी। मैंने सोचा जब मामला लोगों ने इनके कानों तक पहुंचा ही दिया है तो सच बात खुद ही क्यों ना बता दूं। मैंने सारा वाकया इन्हें कह सुना दिया। वो खूब हंसी। आवाज देकर अपने बड़े लड़के को बुला लिया। इसे सारा किस्सा सुना दिया। वो भी खूब हंसा।
कहने लगा, खाला जान, अगर आप बुरा ना माने तो एक ऐसी तरकीब लगाऊं कि ब्याह का सारा खर्चा जमालुद्दीन उठाएगा और वो ऐसा सुधरेगा कि फिर कभी दूसरी शादी का नाम ना लेगा। मैं हैरान हुई कि ऐसा जादू मंतर क्या होगा जो जमाल बेटे की शादी के अखराजात भी उठाएगा और खुद भी सुधर जाएगा। इनका बेटा जुल्फिकार कहने लगा कि खाला जान, मैं जरा अब्बा से मशवरा ले लूं, फिर आपको तरकीब बताऊंगा। अब आप अपने शौहर से हमीद की शादी का जिक्र मत करना। दूसरे दिन इन लोगों ने मुझे बुला भेजा। मैं गई तो दोनों बेटे और बाप इंतजार में थे। उन्होंने मुझे पास बिठाकर जो तरकीब बताई तो कुछ देर के लिए मैं सन्नाटे में आ गई कि कहीं ये लोग मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे, लेकिन वो सब के सब संजीदा थे। जकिया का बाप कहने लगा, बहन जमीला, मैं सिर्फ तुम्हारे लड़के की शराफत देखकर ये सारा बिखेड़ा अपने सर ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा शौहर भी सही रास्ते पर आ जाए और मेरी बेटी भी एक शरीफ लड़के की शरीके हयात बन जाए और इस शादी के अखराजात भी तुम्हारा शौहर खुश असलूबी से पूरी करे। मैंने पता कराया है कि तुम्हारे मियाँ को बैंक से 4 लाख का कर्ज मिल सकता है। अगर वो ये कर्जा लेकर शादी पर लगाए तो तुम्हारी फिक्र दूर हो जाएगी और आइंदा इसकी तनख्वाह से कर्जा उतरता रहेगा। बात माकूल थी, मगर इस तमाम में वकीलों को समेटने की जो तरकीब इन बाप बेटों ने मुझे बताई थी वो जरा खतरनाक थी, क्योंकि इन पर भरोसा भी कैसे किया जा सकता था। मुझे चुप देखकर जकिया की माँ बोली, बहन, कहीं ये तो नहीं कि डर रही है कि तेरा मियाँ तेरे हाथ से निकल जाए, तो ये डर दिल से निकाल दे। सिर्फ तेरी खातिर ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। अगर तू राजी नहीं तो फिर जाने दे, मगर अब मैं चाहती थी कि इसी तरह से ही शायद मामला बन जाए। मैंने रजामंदी दे दी और साथ साथ उन्होंने हमीद को बुलवाकर ये सारा ड्रामा समझा दिया। वो इन्हीं की तरह खलंडर निकला। कहने लगा, अम्मा मजा आएगा जब अब्बा इस जाल में फंस जाएंगे। और फिर चंद दिनों बाद इस ड्रामे का आगाज हो गया। जकिया का बाप मेरी तरह अनजान बना रहा। जकिया के बड़े भाई ने जमालुद्दीन से दोस्ती बढ़ा दी। बातों बातों में इसे बताया कि वो बहन के रिश्ते के लिए अच्छा सा आदमी ढूंढ रहा है, जो अच्छी मुलाजमत पर हो, कवारा हो या रंडवा हो, इसकी परवाह नहीं। जमालुद्दीन ने हस्बे आदत अपने हालात का रोना रोना शुरू कर दिया। जकिया के भाई ने हमदर्दी की और मशवरा दिया कि अगर बाल बच्चों से बेजार हो तो दूसरा ब्याह कर लो। जमालुद्दीन ने सूखा सा मुंह बनाया, कहने लगा, चाहता तो हूँ मगर अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद डरते डरते जमालुद्दीन ने इसे अपने दिल की बात कह दी कि मुझसे अच्छा रिश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं घर छोड़कर आपके साथ रह सकता हूँ। जकिया का भाई चुप हो गया, जैसे नीम रजामंद हो। जमालुद्दीन का हौसला बढ़ा। कहने लगा, मेहर में जो लिखवाओ राजी हूँ, जितना खर्चा चाहो बनवा लो। जकिया का भाई कहने लगा, यार मैं तो राजी हो जाऊंगा मगर अब्बा रजामंद नहीं होंगे। अम्मा को भी मैं मना सकता हूँ और जकिया भी कुछ बोलेगी नहीं, मगर अब्बा कभी राजी नहीं होंगे। इन्हें कौन समझाए। जमालुद्दीन उस वक्त तक नशे में डूब चुका था। जोशीला तो हमेशा का है। सीने पर हाथ मारकर कहने लगा, इन्हें मैं राजी कर लूंगा। जकिया के भाई ने जमाल का हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, यार उधर का रुख मत करना, वो बड़े जल्लाद आदमी हैं, तुझे कत्ल कर देंगे। वो दरअसल अपने भाई के यहाँ जकिया का रिश्ता करना चाहते हैं। मैं और अम्मा इस पर खुश नहीं हैं, इसलिए चोरी छुपे इसकी बात पक्की करके अब अब्बा की गैर मौजूदगी में निकाह कर देना चाहते हैं। अब्बा अनकरीब 1 माह के लिए इंडिया जाने वाले हैं। इनके वापस आने से पहले हम जकिया को रुखसत कर देंगे, बाद में हालात संभाल लेंगे। मगर इसमें मुश्किल ये है कि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जकिया को जहेज वगैरह दे सकें। जमालुद्दीन ने हस्बे आदत सीने पर हाथ मारा और कहने लगा, खर्चे की फिक्र मत करो, ये मेरा मसला है, मैं खुद निपट लूंगा। लड़की के लिए जो कुछ बनवाना हो बता दो, मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। जकिया का भाई कहने लगा, अगर तुम ये खर्चा उठाने पर राजी हो तो समझो बात पक्की हुई, मगर अपनी बीवी से बात छुपाना, वो अभी से फड्डा कर देगी। मेरे अब्बा को खबर हो गई तो वो मुझे जान से मार देगा। मेरी तरफ से बात पक्की हुई, तुम शादी का सामान तैयार कर लो। ये सारी बातें मुझे जकिया की माँ ने बुलाकर बताई। कहने लगी, बस अब मामला निपटा समझो। जमालुद्दीन जो चीजें घर में लाए इस पर पूरी पूरी नजर रखना। मैंने इसके कहने पर जमालुद्दीन का जायजा लिया। वो तो कतई बदल गया था, बात बात पर चहकता था, मेरे आगे पीछे फिरने लगा। बेटे से खफकी दूर हो गई, घर में सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आता और मुझसे चोरी चोरी इसने 3 साढ़े 3 लाख का जेवर खरीदा। घर में रखने की बजाय अपने रिश्ते की बहन के घर रखवाया।
इसने मुझे आकर बता दिया। इसके बाद कपड़े खरीदे गए, वो भी वहीं जमा हुए। मैंने इसे सारी बात बता दी कि तेरा भाई इस बुढ़ापे में भी शादी के चक्कर में मुब्तला है, और फिर इसे कसम ले ली कि किसी को खबर ना लगे। मगर ये बात कहाँ छुप सकती थी। मोहल्ले में हौले हौले सभी जगह बात फैल गई कि जमालुद्दीन शादी की तैयारियों में मसरूफ है। वो लोग मुझे बताते, मगर मैं खामोश रही कि वक्त से पहले भांडा फूट गया तो मामला बिगड़ जाएगा। इधर इसने जकिया को तोहफे भिजवाने शुरू कर दिए। कभी इसके लिए सूट का कपड़ा लाता, कभी पर्स लेकर चला जाता। ये सारे तोहफे जकिया की माँ बाद में मेरे हवाले कर देती कि लड़के की बरी के काम आएंगे। मुझे अब इन लोगों पर यकीन हो गया था। दफ्तर से पता कराया तो वहां से खबर मिली कि इसने बैंक से मोटरसाइकिल के नाम पर कर्जा लिया है। वहां इसने अपनी शादी की तारीख तक मिला दी थी, और सुना गया कि चावल घी वगैरह सबका इंतजाम कर लिया था। इस पर शादी का नशा इतना गहरा चढ़ा कि दफ्तर में फालतू वक्त में रंगीन कागजों के फूल बनाया करता कि हुजरा अरूसी में सजाऊंगा। इसके अफसर इसे मजाक करते कि मियाँ क्यों इस झंझट में पड़े हो, मगर वो कतई संजीदा था। सब लोगों से वादा कर लिया, शादी खैर खैरियत से हो जाए तो शानदार दावत वलीमा दूंगा। इसका प्रोग्राम था कि लड़की को बाद में किसी जगह मुलाजमत दिला देगा और फिर दोनों ठाठ से जिंदगी बसर करेंगे। दफ्तर में भी सभी को हैरानगी थी कि एक पढ़ी लिखी लड़की इस 8 बच्चों के बाप से शादी पर कैसे आमादा हो गई। ये सारी बातें मुझे मेरे बेटे हमीद ने आकर बताई कि अब्बा कर्जा ले चुका है, चावल चीनी अनकरीब ही लाने वाला है। नवंबर की 30 तारीख शादी के लिए मुकर्रर हुई। जकिया का बाप प्रोग्राम के तहत एक दिन पहले हैदराबाद चला गया। जमालुद्दीन को ये कहा गया कि वो इंडिया जाने के लिए रवाना हो गया है। अब स्कीम ये बनी कि बीवी से चोरी छुपे जमालुद्दीन जकिया के घर जाएगा। वहां काजी वगैरह का पूरा इंतजाम होगा। मेहर की रकम 50,000 बड़ी 1 घंटा पहले पहुंचा दी गई। मुझे सारी खबरें मिल रही थीं, मगर मैं अनजान बनी हुई थी। और जब जमालुद्दीन सारी बरी लड़की वालों के हवाले कर चुका, 50,000 की नकद रकम भी इन लोगों के हाथों में पहुंच गई और निकाह के लिए मौलवी बुलाने लड़का रवाना हो गया, तो प्रोग्राम के तहत बिल्कुल अचानक जकिया का बाप वापस आ गया। ऐसा ड्रामा था कि जिसने देखा वही इसका सही मंजर पेश कर सकता है। जमालुद्दीन जो अपना लाया सेहरा बांधने की तैयारियां कर रहा था, वो खड़ा हो गया। जकिया का छोटा भाई घबरा कर भागने लगा। ये इसकी अदाकारी थी, जिसमें बाप ने भी अपनी जोहर दिखाए। कड़क कर बोला, ये सब क्या है? ये कैसी तैयारी है? छोटे बेटे ने झट से इसके पांव पकड़ लिए। जकिया के बाप ने इसे जोर से ठोकर मारी और बिजली की तरह कड़कदार आवाज में बोला, तू यहाँ क्यों आया है? सच सच बता। इतनी देर में बड़ा लड़का मौलवी को लेकर आ गया। मौलवी भी कोई नकली था। खान साहब ने बेटे को गिरेबान से पकड़ लिया और गरज कर पूछा, बोल, मेरी गैर मौजूदगी में तुम सब लोग क्या कर रहे थे? लड़के ने सारा मामला बता दिया कि अब्बा, हम जकिया की शादी इससे कर रहे थे। एन उसी वक्त जकिया की माँ के बुलाने पर मैं भी हमीद को लेकर कमरे में दाखिल हो गई। यहाँ जो नक्शा देखा वो कुछ इस तरह का था कि जकिया के बाप ने पिस्तौल पकड़ी हुई थी। वो गरज गरज कर कह रहा था, मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। और जमालुद्दीन ने इसके पांव पकड़े हुए थे कि खान साहब, मेरा कसूर नहीं, मुझे तुम्हारे लड़के ने वर्गलाया था, मुझे बख्श दो। इधर जब मैं दाखिल हुई तो जमालुद्दीन भागकर मेरे पीछे छुप गया। पीछे आकर बोला, जमीला, खुदा के वास्ते मुझे बचा ले, खान साहब मुझे मार रहे हैं। मगर मैं तो खुद इसके लिए गैज़ो गजब का गोला बनकर आई थी। सामने से हट गई और बोली, खान साहब, ये मेरा शौहर दूसरा ब्याह कर रहा था, गोली मार दो ताकि पाप कटे। खान साहब पिस्तौल ताने आगे बढ़े और मामला बहुत संगीन नजर आने लगा। क्योंकि जमालुद्दीन रोने लगा था, इस पर खान साहब बोले, तुमने हमारी इज्जत खराब की है। लड़की के घर में इसके बाप की गैर मौजूदगी में बारात लेकर आए और अब इसकी सजा तुम्हें भुगतना होगी। तुम्हारा कोई जवान लड़का है? हमीद पर जमालुद्दीन की नजर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा सारा ड्रामा देख रहा था। खान साहब बोले, इसे अंदर बुलाओ। हमीद मुंतजिर तो था, नाटक किया। खान साहब कहने लगे, अब तुम्हारी जान बख्शी उसी सूरत में हो सकती है कि अपने लड़के से मेरी बेटी का निकाह कर दो। हमारे हाथ से बारात खाली नहीं जाती। अब तुम्हारी जगह इस लड़के को बैठना होगा। जमाल झट से राजी हो गया, अपना सेहरा फौरन हमीद के सर पर रख दिया और यूं झटपट तैयारी हो गई। मैं भी चीखने चिल्लाने से बाज रही कि बगैर कुछ बोले ही बात बन रही है, तो शोर मचाने से क्या फायदा। उसी वक्त निकाह हो गया। निकाह के लिए दूसरा मौलवी बुलवाया गया था, क्योंकि नकली मौलवी इस ड्रामे के दौरान भाग चुका था। और उसी रोज फिर लड़की की रुखसती भी हो गई। जमालुद्दीन को मैंने संभाल लिया, इसे समझाया कि शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई,
अगर ये तुम्हें गोली मार देते तो तुम्हारे निकाह की बजाय तुम्हारा जनाजा पढ़ाया जा रहा होता। ये कहकर मैं रोने लगी और जमाल मुझे सचमुच सीने से लगाकर खुद भी रोने लगा। ये तरकीब इंतहाई कामयाब रही। मेरा बेटा बहू को लेकर अलहदा मकान में रहता है और वो दोनों बहुत खुश हैं। जमालुद्दीन खान साहब से अब भी उसी तरह डरता है और मुझे यकीन है कि अब जिंदगी भर दूसरी शादी का नाम नहीं लेगा।